हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छी तरह से रह रहे होंगे एंड अपना स्टडी कर रहे होंगे। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स क्लासेस ललित सर के साथ। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले जो मैंने वीडियो आप तक मैंने पहुंचाया है वह वैल्यू एडिशन मेथड का पूरा डिटेल मैंने उस वीडियो में पहुंचाया है। आज हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग वैल्यू एडिशन मेथड का यूज करते हैं तो उसमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि प्रिकॉशंस की जानकारी के अभाव में आप बच्चों से बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है एंड सारी मेहनत आपकी बेकार चली जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे। केवल और केवल आज हम बात करेंगे आपके लिए कि जब आप वैल्यू एडिशन मेथड जब आप एडॉप्ट करने जा रहे हो, चाहे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के लिए अथवा डोमेस्टिक इनकम अकाउंटिंग के लिए, तो उसमें कौन कौन से प्रिकॉशंस आप लोगे। ठीक है, तो आइए सीधे बात करते हैं प्रिकॉशन फैक्टर पे। ठीक है, प्रिकॉशन के पॉइंट पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो प्रिकॉशन है वह आप ये लेना, इस पर ध्यान रखना कि जो सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स अगर उसका अमाउंट दिया हुआ है तो अमाउंट ऑफ सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी टेकन। आप इसे नहीं उठाएंगे किसी भी कीमत पे। ठीक है, क्योंकि जो सेकेंड हैंड गुड्स होता है उसमें पहले से ही वैल्यू एडेड होता है। अगर आप सेकेंड हैंड गुड्स के अमाउंट को फिर से आपने ले लिया, इसका मतलब आपने डबल काउंटिंग से रिलेटेड मिस्टेक कर दिया। ठीक है, एंड आपका सम कैंसिल हो जाएगा। अगर थ्योरी भी आप लिख रहे हैं, थ्योरी में भी आती है ये, ठीक है, तो आपकी थ्योरी गलत हो जाएगी। ठीक, दूसरा प्रिकॉशन ये है कि अगर सेकेंड हैंड गुड्स की सेलिंग अथवा परचेजिंग हो रही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेलिंग अथवा परचेजिंग हो रही है एंड अगर यह सेलिंग या परचेजिंग किसी ब्रोकर के द्वारा हो रही है तो ब्रोकर को तो कमीशन हम आप देते हो। ठीक है, तो वह कमीशन जो होगा ब्रोकर का वह इंक्लूड हो जाएगा। ध्यान रखना, यानी कि आपने क्या समझा, से जो अमाउंट ऑफ सेलिंग और परचेजिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स है तो वह तो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन अगर उसी पर सेलिंग या परचेजिंग पर अगर कमीशन मिल रहा है तो वह इंक्लूड हो जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ कमीशन मस्ट बी इंक्लूडेड। ठीक है, नंबर थर्ड में आते हैं। नंबर थर्ड में देखते हैं कि जो अमाउंट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू है आप उसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, आप उसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना, यानी वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन मस्ट बी इंक्लूडेड। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान के चलिए कि कोई फार्मर है, वह अपने कंजम्पशन के लिए व्हीट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो जो अमाउंट, जो क्वांटिटी वह अपने कंजम्पशन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख रहा है, उसका जो मार्केट वैल्यू होगा तो आप उसे इंक्लूड कर देना। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद नंबर 4 में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो इंटरमीडिएट गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स किसको कहते हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स तो मैं आपको बता चुका हूँ फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स में। ठीक है, कि जो विद इन बाउंड्री लाइन होता है, यानी जिसको आप इनपुट भी कहते हो, यानी जिसको आप रॉ मटेरियल भी कहते हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स होगा
आप उसे ऐड नहीं करेंगे, आप उसे डिडक्ट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तभी तो इसका फॉर्मूला बनता है कि GBAMP इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। ठीक है, तो उसे आप ऐड नहीं करेंगे बल्कि डिडक्ट करेंगे, यानी कि उसको एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले नंबर पे आते हैं। अगर कोई मकान का ओनर, अगर किसी मकान का ओनर अगर उसमें वह खुद रह रहा है तो वह एक तरह का क्या होता है, इम्प्यूटेड रेंट होता है। ठीक है, वह इम्प्यूटेड रेंट होता है, एस्टिमेटेड रेंट होता है। तो अगर इम्प्यूटेड रेंट या एस्टिमेटेड रेंट का, हाउस रेंट का अमाउंट अगर वहाँ पर दिया हुआ है तो आप उसे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्योंकि मान के चलिए कि अगर मिस्टर एक्स है जो अपने ही घर में रह रहा है, ठीक, तो उसके घर का जो एक एस्टिमेटेड किराया होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम GBAMP में इंक्लूड करते हैं, वैल्यू एडिशन मेथड में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इनकम मेथड में भी मैंने बताया आपको कि वहाँ भी इंक्लूड होगा, यहाँ भी इंक्लूड होगा। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जो इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ डिफरेंट सर्विसेज फॉर सेल्फ इंटरेस्ट है, आप इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, यानी जो सेल्फ सर्विस है, जो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए किया जाता है, यह इसका जो एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, इस कॉस्ट को हम वैल्यू एडिशन में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि ये अन इकोनॉमिक वर्क समझा जाता है इकोनॉमिक्स में। मान के चलिए कि आपकी माँ हैं, ठीक है, या किन्हीं बच्चों की हमारी माँ हैं, ठीक है, रिस्पेक्टेड मदर हैं या सिस्टर हैं, या जो भी कह लीजिए, बुआ हैं, कोई भी हैं, दादी हैं, कोई भी हैं, वह आपका बहुत ख्याल रखती हैं। ठीक, जब आप स्कूल आते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट बना के देती हैं, यानी बहुत तरह की सर्विस वो आपके लिए करती हैं। ठीक है, प्यार दुलार से। ठीक, तो इसके बदले में जो एस्टिमेटेड कॉस्ट उनका है वह उसमें शामिल नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान रखिए कि इसी सर्विस को अगर कोई केयर टेकर, ठीक है, अगर कोई केयर टेकर, आपका कोई मैड सर्वेंट है, अगर वह कर रहा है तो वह इंक्लूड होगा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। ठीक है, अगर कोई सर्विस है जो सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, यानी अपने बच्चों के लिए अगर कोई पेरेंट्स अगर सर्विस दे रहे हैं, तो उसका जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ऑन द अदर हैंड, if the same service is being completed, if the same service is being done, if the same service is being performed by any caretaker, by any maid servant or any of the servant, then the amount paid to him or her will be included। ये ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ डबल काउंटिंग से बचने के लिए मैंने आपको इनका मेथड में भी बताया था कि अगर मेन कंपोनेंट्स गिवन है तो वहाँ पे सब कंपोनेंट्स को आप नहीं उठाएंगे। ठीक है, मीन्स इफ मेन कंपोनेंट्स आर गिवन देन ऑन बिहाफ ऑफ दैट मेन कंपोनेंट द अमाउंट ऑफ सब कंपोनेंट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ आपसे बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। ठीक है, मान के चलिए कि IC दिया हुआ है, इंटरमीडिएट कॉस्ट दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, IC दिया हुआ है। ठीक है, IC दिया हुआ है, IC भी दिया हुआ है, और वहाँ पर दिया हुआ है कि परचेज ऑफ, ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक,
इसका भी अमाउंट दिया हुआ है। तो जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है, यही तो आईसी कहलाता है। तो आईसी का अमाउंट अलग दिया हुआ है, एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का अलग दिया हुआ है। तो ऐसे में जो आईसी है बस केवल इसे आप उठाएंगे, इसका यूज करेंगे, इसको डिडक्ट करेंगे, ठीक है, ना कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को, ठीक है। हाँ, अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का अमाउंट दिया हुआ है, तो ऐसे में जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है यह सब कंपोनेंट है, तो अब आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों के दोनों दिया हुआ है तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल जो आईसी का अमाउंट है इसका ही यूज होगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का यूज नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताए ये प्रिकॉशंस थे, एंड उम्मीद है इस प्रिकॉशंस के सहारे आपका जो थ्योरेटिकल बेस है अथवा न्यूमेरिकल बेस है वह सही निकलेगा। आप इसे सही तरह से लिख करके आएंगे, ठीक है, एंड अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, फिर हमारी आपकी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। टिल द टाइम टेक केयर, थैंक यू।